Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we have been discussing on MCQ questions of corporate accounting. आज हम थर्ड सीरीज़ में हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले की दो सीरीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वो दो सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम की चेंज्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस MCQ सीरीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़ 3 के साथ। CDT स्टैंड्स फॉर कंपनी डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कंबाइंड डायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का लॉन्ग फॉर्म है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइटम विच मे और मे नॉट बी द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इज करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, नन ऑफ दिस। अब हम फिनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ में इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी जो होती है वो किसी एक सर्टेन इवेंट के होने के बाद रहती है या नहीं रहती है, मतलब कि वो इवेंट डिसाइड करता है उस लाइबिलिटी के बारे में। तो वो आइटम जो है वो उस कंपनी की लाइबिलिटी होने वाली है या नहीं होने वाली है, वो अनसर्टेन थिंग्स पर डिपेंड होता है और वो हैपनिंग पर डिपेंड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांस टैक्स पेड इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। अब टैक्स जो है वो हमने एडवांस में पेड किया है, यानी कि प्री पेड टैक्स है, तो वो बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखेगा? तो बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस में हमें इस प्रीपेड टैक्स को यानी कि टैक्स पेड इन एडवांस को लिखना होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ आर शोन in the balance sheet under the head current assets, investments, current liabilities, miscellaneous expenditure। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि रिटर्न ऑफ नहीं किए गए हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ लिखे जाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिटर्न अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if rate of proposed dividend is less than 10% of paid up capital, the rate of profit transferred to reserve shall be। अब अगर हमारे प्रपोज्ड डिविडेंड का रेट जो है वो पेड अप कैपिटल से 10% कम है तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र जो है, रिजर्व को जो प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है वो कितना होगा? तो जैसे कि 10% पेड अप कैपिटल के 10% जो है वो रेट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड है, 10% से भी कम है, तो हमारा जो प्रॉफिट रिजर्व को ट्रांसफ़र होगा वो नील प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र के लिए कोई अमाउंट नहीं रहेगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश डैश इज कंसर्न्ड विथ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अमालगमेशन से कंसर्न्ड है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज कंसर्न्ड विथ अमालगमेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश डैश अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड to take over the business of 2 or more existing companies which go into liquidation। वो कौन सी फेज़ है जिसमें एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है और दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेती है और जिन बिजनेसेस को इस कंपनी ने टेक ओवर किया है वो बिजनेस लिक्विडेशन में चले जाते हैं। तो ये अक्सर हमें देखने मिलता है हमारी अमालगमेशन में। अमालगमेशन में दो या दो से ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं उन कंपनीज का लिक्विडेशन हो जाता है और उन कंपनीज को कंबाइन करके एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमालगमेशन इज डन फॉर eliminating competition, dominating the market, enjoying the benefits of large scale operation, all of these।
अमालगमेशन किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दिए गए जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस के लिए अमालगमेशन किया जाता है। अमालगमेशन से हमारा बिजनेस जो है वो बिजनेस एक्सपांड कर लेता है, और जैसे जैसे बिजनेस एक्सपांड करेगा तो वो लार्ज स्केल में चला जाता है। जैसे ही वो लार्ज स्केल में चला जाता है तो वो मार्केट डोमिनेट कर देता है, और मार्केट डोमिनेट करने के साथ साथ वो कंपटीशन को भी एलिमिनेट कर देता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो सारे की सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी विच इज अमालगमेटेड into another company is called transferor company, transferee company, purchasing company, होल्डिंग कंपनी। अब कंपनी जो कि अमालगमेशन में जा चुकी है, या फिर कंपनी विच इज़ अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में अमालगमेशन के लिए जा रही है, अमालगमेट हो रही है, उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? तो वो कंपनी होती है ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द कंपनी इनटू विच अ कंपनी इज अमालगमेटेड। वो कौन सी कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी अमालगमेट होती है? तो वो होती है ट्रांसफरी कंपनी, ऑप्शन बी, ट्रांसफरी कंपनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस कंसिडरेशन इज पेएबल टू क्रेडिटार्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ दीज। परचेस कंसिडरेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, यानी कि परचेस कंसिडरेशन किसके लिए पेएबल होता है? तो परचेस कंसिडरेशन से हम शेयर होल्डर्स को पेएबल होते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन डैश डैश अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच गोज इनटू लिक्विडेशन। वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर न्यू कंपनी फॉर्म होती है और वो एग्जिस्टिंग कंपनी, दूसरी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उस कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर देती है, और वो जो दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो लिक्विडेशन में जा रही होती है? तो इसको क्या कहेंगे? तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जो एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है उसे अगर हम लेकर टेक ओवर कर दें और नई कंपनी फॉर्म कर दें तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द परचेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच गोज इनटू लिक्विडेशन बाय अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी इज नोन एज डैश, अमालगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्सॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो लिक्विडेशन में जा रही है, अगर वो किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेस कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर देती है, तो उसे कहा जाता है एब्सॉर्प्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, pooling of interest method is used in the case of amalgamation in the nature of purchase, external construction, amalgamation in the nature of merger, internal reconstruction। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो होती है वो अक्सर देखी जाती है अमालगमेशन में, और जब भी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है तो वहाँ पर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड देखने मिलती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, amalgamation adjustment account is opened in the books of transferee company to incorporate the asset to transferor company, the statutory reserves of transferor company, the liabilities of transferor company, the statutory reserves of transferee company। अब अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो होता है वो ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में ओपन होता है, किस लिए? तो उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के लिए। तो ट्रांसफरर कंपनी की जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओपन कर देते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्रेडिटार्स अकाउंट। अब जब रियलाइजेशन करते हैं हम और रियलाइजेशन अकाउंट पर अगर लॉस होता है तो वो लॉस कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो वो लॉस शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर अकाउंटेबल फॉर दीज लॉसेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश डैश इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व।
इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व है यानी कि कंपलसरी रिजर्व है? तो वो है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquidation expenses paid by the transferee company are debited to liquidation expense account, liquidators account, preliminary expense account, goodwill account। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरी कंपनी देती है तो वो कौन से अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे? तो वो गुडविल अकाउंट को डेबिट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर परचेस मेथड the excess of net assets over purchase consideration is debited to goodwill account, credited to goodwill account, credited to capital reserve account, debited to capital reserve account। अब परचेस मेथड है और उस परचेस मेथड में अगर हमारे नेट एसेट्स हैं जो एक्सेस हो जाते हैं हमारी परचेस कंसिडरेशन से, तो उसमें जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या की जाएगी? तो वो जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट है उस परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट से अगर नेट एसेट्स हमारे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कंपनी लिमिटेड टेक्स ओवर वाई कंपनी लिमिटेड एंड एग्रीज टू डिस्चार्ज डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. The premium should be debited to realization account, shareholders account, profit and loss account, none of these। अब यक्स कंपनी वाई कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है और वो यक्स कंपनी एग्री कर रही है कि वो वाई कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज कर देंगी, उनका पेमेंट कर देंगी, और जो पेमेंट होना है वो पेमेंट प्रीमियम में होगा, 5% प्रीमियम भी उसके ऊपर चार्ज कर देगी। तो ये जो प्रीमियम है वो कौन सी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? तो डिस्चार्ज, डिबेंचर डिस्चार्ज करते वक्त जो प्रीमियम दिया जाएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी रिजर्व? जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है? तो इनमें से जनरल रिजर्व जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? अब जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट आता है, क्योंकि उसमें सारी एक्सपेंसेस देखने मिलते हैं, सारी इनकम साइड भी देखने मिलती है। तो दीज आर द डीलिंग विथ नॉमिनल अकाउंट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं होता है? तो ये जो सारे ऑप्शंस दिए हैं ये सारे की सारे रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं होते। जनरली फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट जो है वो राइट ऑफ हो जाते हैं और उनका वैल्यूएशन नील आ जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो रियलाइजेशन अकाउंट में फिक्टिशियस एसेट जो है वो नहीं आएंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ट्रेड लाइबिलिटीज इंक्लूड क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल ऑफ दीज। जब वाइंडिंग अप की बात आती है तो ट्रेड लाइबिलिटीज़ हम पहले पे कर देते हैं, तो ये ट्रेड लाइबिलिटीज़ में कौन कौन आता है? तो ट्रेड लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस कंसिडरेशन इंक्लूड्स कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स, ऑल ऑफ दीज। परचेस कंसिडरेशन में सभी चीज़ें आती हैं, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन में हम कैश भी दे सकते हैं, पार्टली पेड इन कैश, पार्टली पेड इन शेयर्स भी होता है, पार्टली पेड इन कैश, पार्टली पेड इन डिबेंचर्स भी होता है, या फिर पार्टली पेड इन कैश, पार्टली पेड इन शेयर्स एंड पार्टली पेड इन डिबेंचर्स भी होता है। तो इन सारे तरीकों से हम क्या करते हैं, हमारा परचेस कंसिडरेशन जो है वो पे कर देते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश डैश an existing company's financial structure is recognized without liquidating the existing company and forming a new company।
अब ये कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपनी का जो फिनेंशियल स्ट्रक्चर है वो रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और वो रीऑर्गेनाइज करते वक्त वो कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में भी नहीं जाती है, और एग्जिस्टिंग कंपनी और फॉर्मिंग जो है वो नई कंपनी भी नहीं बनती है। तो ये वाली स्टेज होती है हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम हमारी बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और बिजनेस को लिक्विडेशन में नहीं लाते हैं, या फिर उसे वाइंडिंग अप में नहीं लाते हैं, उसे बंद नहीं करते हैं। तो वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन ड्यू टू accumulated losses, shortage of working capital, large amount of fictitious assets, ऑल ऑफ दीज। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम किस वजह से करते हैं? हमारी ही बिजनेस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारी ही बिजनेस का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, तो ये किस वजह से होता है? तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आए हुए होते हैं वो एक बड़ी वजह है हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, या फिर हमारे पास जो कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल जो है उसमें काफ़ी शॉर्टेज आता होगा, या फिर फिक्टिशियस एसेट जो है वो हमारी बिजनेस में अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाए तो भी हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन डैश द कंपनी डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी, अमालगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्सॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वो कौन सी स्टेज है जिसमें कंपनी अपनी खुद की आइडेंटिटी जो है वो लॉस नहीं करती है, यानी कि कंपनी की जो पहचान है वो कंपनी की पहचान हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी? तो वो होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, क्योंकि अमालगमेशन में एग्जिस्टिंग कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो उसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आपकी कंपनी का नाम बदल दिया जाएगा तो आपकी कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एब्सॉर्प्शन में भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेगी तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारी आइडेंटिटी जो है वो एज इट इज रहेगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैन बी डैश, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि हमारी बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर बदलना होता है। तो हम अल्टर कर सकते हैं हमारी शेयर कैपिटल को, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी रिड्यूस्ड बाय डैश, ऑथराइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, पासिंग ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन, कन्फर्मेशन ऑफ कोर्ट, ऑल ऑफ दीज। अब हमारी कंपनी का जो कैपिटल है वो अगर हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब जैसे कि हमें पता है हमारी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में हमने रजिस्टर करके रखा हुआ होता है। अब अगर उसे हमें चेंज करना है कैपिटल को तो उसके लिए काफ़ी प्रोसीजर होती है। तो उस प्रोसीजर में हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कोर्ट से, या फिर हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है कि हमें हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना है, या फिर हमें हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनका भी ऑथराइजेशन लेना होता है। तो इन सारी प्रोसेस के अलावा हम हमारी जो कैपिटल है उस कैपिटल को अल्टर नहीं कर सकते। तो ये जो अल्ट्रेशन हमें करना है इसके लिए हमें ये सारी स्पेशल चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज अ डैश, नॉमिनल अकाउंट, परमानेंट अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट, नन ऑफ दीज। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या है? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो टेम्पररी अकाउंट है जिसमें कैपिटल रिड्यूस किया गया है और उसकी अमाउंट लॉक कर दी जाती है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ए टेम्पररी अकाउंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस in capital reduction account is transferred to general reserve, profit and loss account, capital reserve account, goodwill account। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन increase in the value of fixed asset is credited to,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं उसमें अगर हमारे फिक्स्ड एसेट्स है तो उनकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वो वैल्यू हम किस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी एसेट की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वहाँ पर वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को ये डायरेक्ट अफेक्ट करेगा। एसेट की इंक्रीजिंग अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में अफेक्ट होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of subdivision of share capital, the amount of share capital dash increases, decreases, does not change, none of these। अब शेयर्स की अगर हम बात करें और शेयर के मतलब जो शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उस हमें पता है कि 5 स्टेजेस में हमें वो देखने मिलता है, जैसे कि अथोराइज्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है। तो ये 5 स्टेजेस में हम हमारी कैपिटल को देखते हैं, लेकिन इन 5 स्टेजेस में हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि अथोराइज्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन है जो हम सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल का कुछ पोर्शन है जो हम इशू करते हैं, इशू कैपिटल का पोर्शन है जिस पर हम कॉल मंगाते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल का कुछ पोर्शन होता है जिस पर पेड अप अमाउंट आती है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेज है उन नेक्स्ट स्टेज में फर्स्ट स्टेज के 100% या उससे कम अमाउंट आती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं आएगी। लेकिन कैपिटल की जो मेन अमाउंट है यानी कि कैपिटल जो हमारा है वो कैपिटल एज इट इज़ रहेगा, उस कैपिटल अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अथोराइज्ड कैपिटल जो होती है वो हाईएस्ट अमाउंट होती है हमारी कैपिटल की, जो कि कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ आवर कंपनी, जो कि हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने रजिस्टर करके ली होती है। तो ऑप्शन सी जो है डज नॉट चेंज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डज नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। अब शेयर कैपिटल का जो सब डिवीजन करते हैं तो उसमें टोटल नंबर जो होते हैं हमारी शेयर्स के वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, an internal reconstruction, the existing company will be amalgamated, absorbed, liquidated, none of these। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो ना तो अमालगमेशन में जाती है, ना ही एब्सॉर्ब होती है और ना ही वाइंडिंग अप में जाती है, यानी कि ना ही उसका लिक्विडेशन होता है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in internal reconstruction, amount sacrificed by shareholders are credited to capital reserve, general reserve, capital reduction account, none of these। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शेयर होल्डर्स जब उनकी अमाउंट सेक्रीफाइस कर देते हैं तो अमाउंट कहाँ क्रेडिट होती है? वो अमाउंट क्रेडिट होती है हमारी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when company converts its equity shares into capital stock, the account to be credited is dash। equity share capital account, equity capital stock account, no entry, none of these। जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स जो है वो कन्वर्ट कर देती है कैपिटल स्टॉक में तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो इक्विटी कैपिटल स्टॉक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, alteration of shares of smaller amounts into shares of larger amounts is called subdivision of shares, consolidation of shares, cancellation of shares, none of these। जब स्मॉलर अमाउंट के जो शेयर्स होते हैं उनको अगर हम लार्जर अमाउंट के शेयर में अल्टर कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। Next question, in case of consolidation of share capital, the total number of shares dash increases, decreases, does not change, none of these। तो इसमें कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल जब भी होता है तब हम हमारे जो स्मॉलर अमाउंट्स होती है शेयर्स की उनको लार्जर अमाउंट के शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारी शेयर्स की जो नंबरिंग है वो शेयर्स के नंबर्स डिक्रीज होंगे, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट के लार्जर अमाउंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी डिक्रीजेस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
So friends, in this way we have discussed 120 MCQ questions in these 3 series of corporate accounting. मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सारी सीरीज़ जो है वो आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद देगी आपको, और आपकी MCQs को सॉल्व करने के लिए आपके एक प्रैक्टिस सेशन के ज़रिए आपको काम आएंगी। आप इन सारी सीरीज़ को खुद पढ़िए, खुद स्टडी कीजिए, और आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे अवेलेबल कर दीजिए, ताकि उनको भी MCQs की ये जो सारी सीरीज़ है उससे बेनिफिट मिले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई सीरीज़ और नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें हम और क्वेश्चन लेके आएंगे हमारी MCQ टाइप में, और प्रैक्टिस करेंगे हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को। तो तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।